साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों, इतिहास की हमारी जो वेब सीरीज चल रही है उसमें हम लोग अभी तक जो देख करके आए हैं उसकी क्रोनोलॉजी में एक बार फिर बता देता हूं। और आज जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा उत्तर वैदिक काल। साथियों, हम लोग पहले पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल, उसके बाद आप कांस्ययुगीन सभ्यता जिसे आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद आपने पढ़ा ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल के बाद हम देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में साथियों आप देखेंगे कि ये वैदिक काल का ही हिस्सा है। वैदिक काल को दो हिस्सों में बांटा गया। ऋग्वैदिक काल जो पहला हिस्सा था इसका, और दूसरा हिस्सा उत्तर वैदिक काल जो इसका दूसरा हिस्सा था। तो इस तरीके से दो हिस्सों में बांटा गया। पहले हिस्से में आप देखेंगे जिसमें 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल रहा, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल यहाँ पर रहा। अब साथियों बात ये आती है कि वैदिक काल को बांटने का कारण क्या था। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्लासिफिकेशन जो हुआ ऋग्वैदिक काल का और उत्तर वैदिक काल का वो 1000 ईसा पूर्व पर है। अब 1000 ईसा पूर्व ही क्यों ऐसे क्लासिफिकेशन का आधार रखा गया, तो इसका कारण है लोहे की खोज। साथियों, लोहे की खोज पहली बार 1000 ईसा पूर्व में हुई। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिख करके बताइएगा कि वो खोज कहाँ से हुई है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो वो आप लोग लिख करके बता दीजिएगा। अब आप देखेंगे कि हम उत्तर वैदिक काल को देखने जा रहे हैं जिसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। चलिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं इसमें। और हाँ, एक बात और मैं साथियों आपको ये बात बता देता हूँ कि हम लोग इसके बाद जो कुछ परिवर्तन हुए हैं वो परिवर्तन हम लोग देखने वाले हैं। जैसे वैदिक काल में और हड़प्पा काल में क्या चेंजेस हुए वो हम देखेंगे, और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या अंतर आए वो हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल अब हम पूरा कर लें एक उत्तर वैदिक काल, इसकी एक दो वीडियो में ये कवर हो जाएगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग राजनीतिक संगठन देखने वाले हैं। ये बात तो हम ऋग्वैदिक काल में ही देख चुके थे कि वहाँ पर जो राजनीतिक संगठन था वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गया था। ऋग्वैदिक काल में आप दासराज्य युद्ध पढ़ते हैं जिसमें दस राजा और राजा सुदास यानी कि जन जो एक क्षेत्रीय इकाई थी उसको लेकर के बात की गई थी। तो अब जो आप उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक क्लासिफिकेशन देखेंगे वो कुछ इस तरीके से है। जैसे आज भी जो सेंटर गवर्नमेंट है उसके नीचे अलग अलग तरीके से क्षेत्रीय इकाइयाँ बांटी गई हैं। जैसे राष्ट्र के बाद प्रदेश, प्रदेश के बाद आप देखेंगे जनपद, इस तरीके से, या मंडल लगा सकते हैं आप, मंडल के बाद जिला, जिला के बाद तहसील, इस तरीके से। तो ऐसे ही राजनीतिक संगठन उत्तर वैदिक काल में नज़र आता है जिसमें आप लोग देखेंगे कि सबसे ऊपर होता था राष्ट्र, उसके नीचे जन, उसके नीचे विश्व, उसके नीचे ग्राम, और उसके नीचे होता था कुल या परिवार से आप कह सकते थे, क्योंकि वैदिक काल की खास बात थी कि सारा परिवार मिलकर के ही रहता था। तो एक परिवार में कई कई लोग और कई कई रिश्तेदार होते थे, इधर नाना तक, दादा तक, तो एक बड़ा परिवार होता था। और ये खास बात है वैदिक काल की कि यहाँ पर जो इकाई थी, क्षेत्रीय इकाई थी, वो कुल थी, परिवार थी। और बाकी समयों में आप लोग देखेंगे तो जो राजनीतिक सबसे छोटी इकाई रही है वो ग्राम रही है। तो यहाँ पर अब आप उनके हेड भी देख लीजिएगा। जैसे कुल का जो हेड होता था उस समय वो कुलप कहलाता था, ग्राम का जो हेड होता था वो ग्रामणी कहलाता था, विश्व का जो हेड होता था वो विश्वपति कहलाता था, जन का जो हेड होता था वो राजन कहलाता था, राजन या राजा कह लीजिएगा आप लोग। और इस तरीके से कई जन मिल करके एक बड़ा राष्ट्र बनाते थे। तो ये एक सिस्टमेटिक हुआ राजा का, मतलब एक राजनीतिक इकाई का सिस्टम। साथियों, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है जिसको आप लोग यहाँ देखने भी वाले हैं। तो वो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो एक राजनीतिक यूनिट को बनाने में जिस शख्स का बड़ा महत्व रहा वो कहलाया राजा, जिसे आप देख सकते हैं कि राजतंत्र का बड़ा महत्वपूर्ण घटक होता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा पौराणिक ग्रंथों में बताया गया। जब देवासुर संग्राम हुआ, देवों का और असुरों का, तो उसमें देवता पराजित हो गए। अब उन्हें पता चला कि बिना किसी एक लीडरशिप के
ये शायद कार्य संभव नहीं है। तब उन्होंने एक व्यक्ति को लीडर बनाया जिसके नेतृत्व में उन्होंने युद्ध भी जीता। तो इस तरीके से राजा की अवधारणा का विकास हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो क्षेत्रीय इकाइयाँ थीं उसकी चारों दिशाओं में राजा को अलग अलग नाम दिए गए थे। तो वो चारों नाम अलग अलग दिशाओं में क्या क्या थे वो हम लोग देख लेते हैं। तो राज्यों को भी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग चीज़ कहा जाता था और उसका जो राजा होता था उसको भी अलग अलग नाम दिए गए थे। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे केंद्र में उसको कहा जाता था राज्य, और राज्य का जो हेड होता था उसको कहते थे राजा। पूर्व में आप देखेंगे तो पूर्व में जो क्षेत्र होता था, इकाई होती थी, वो कहलाती थी साम्राज्य, और इसका जो हेड होता था वो होता था सम्राट। पश्चिम में देखेंगे तो स्वराज्य, ये क्षेत्रीय इकाई थी और इसका हेड होता था स्वराष्ट्र। और उत्तर में आप देखेंगे ये क्षेत्रीय इकाई थी वैराज्य, और इसका जो हेड होता था उसको कहते थे विराट। दक्षिण में आप देखेंगे जो क्षेत्रीय इकाई होती थी वो कहलाती थी भोज्य, और उसका जो हेड होता था वो कहलाता था भोज। तो इस तरीके से साथियों कई बार सवाल आ भी चुका है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में राजाओं को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था। तो इस तरीके से आप देखेंगे। और एक ऐसा व्यक्ति जो इन चारों दिशाओं को जीत लेता था, यानी कि चतुर दिशाओं का विजेता होता था, उसे कहा जाता था एकराट। तो एकराट की उपाधि आप देखेंगे कि पूरे इतिहास में एक ही व्यक्ति को मिली, और जिसको नंदवंश के रहे हैं व्यक्ति, वो हैं महापद्मनंद। तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो चारों दिशाओं को जीतता था वो एकराट की उपाधि धारण करता था, और इतिहास में एक उदाहरण ही मिलता है महापद्मनंद का। चलिएगा आगे की तरफ चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण राजा देख लेते हैं, क्योंकि राजनीतिक विकास आप उत्तर वैदिक काल में देख सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के नाम निकल करके आते हैं। तो ये नाम भी UGC नेट आप जब देंगे इतिहास का, तो उसमें कई बार ये नाम मिलाने के लिए आ गए हैं, और जो अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर भी ये नाम पूछ लिए गए हैं। तो आप इन क्षेत्रीय इकाई के साथ ही इन राजाओं के नाम को भी ऐड करिएगा। तो जैसे केकई देश है, यहाँ के राजा थे अशुपति। काशी, ये भी एक क्षेत्रीय इकाई है, यहाँ के राजा थे अजातशत्रु। विदेह के जनक आप देखेंगे, ये भी एक जगह है। कुरु के उद्दालक अरुणी, कुरुक्षेत्र ये एक क्षेत्र है, आप देखेंगे दिल्ली के आसपास। तो यहाँ के हेड या राजा उद्दालक अरुणी। और पांचाल के जैवली। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो राजनीतिक क्षेत्र थे वो विकसित हो गए थे। और बाद में जब महाकाव्य काल शुरू हुआ, अभी आप देखेंगे इसके बाद सूत्रकाल, और सूत्रकाल के बाद महाकाव्य काल, तो तब तक आते आते आप महाभारत में बहुत सारे नाम आपको क्षेत्रीय इकाइयों के मिल जाएंगे, जिसमें दिल्ली के आसपास कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ और ये पांचाल, गांधार, इस तरीके से क्षेत्र डेवलप हो जाते हैं। और बुद्ध काल में तो आप देखेंगे कि ये महाजनपद बन गए होते हैं। तो इस तरीके से राजा की अवधारणा का विकास धीरे धीरे होता चला गया। चलिएगा आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में दिया गया है। तो साथियों आपके लिए ये आज दूसरा सवाल है कि आप लोग ये बताइएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है। तो वेदों के ही भाग होते हैं ये, तो किस वेद का ये भाग है ऐतरेय ब्राह्मण, और ये आपको लिख करके बताना है। अब जो राजा होता था वो कैसे रूल करता था, इस बात पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं राजनीतिक संगठन। तो राजनीतिक संगठन का मतलब ये है कि राजा का होना तो अनिवार्य था, और राजा के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का होना जरूरी था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो राजा के सहयोगी होते थे प्रमुख, तो उनको कहा जाता था रत्नी। वैसे तो रत्नी में वो क्योंकि रत्न से माने जाते थे वो, क्योंकि उनका महत्वपूर्ण योगदान होता था। अब राजा भी उस रत्नी में शामिल होता था, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें आते कौन कौन थे, इसमें राजा के संबंधी, मंत्री, विभागाध्यक्ष तथा दरबारी गण आते थे। और इसके अलावा जो ये नाम साथियों मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, ये रत्नी हैं, तो आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा, कौन सा विभाग किस व्यक्ति के पास था वो आप लोग यहाँ पे देखिएगा। तो सबसे पहले सेनानी, तो ये भी एक रत्नी था और ये सेनापति कहलाता था। सूत, ये दूसरा रत्नी था, ये पोस्ट थी साथियों, पद थे महत्वपूर्ण, और ये होता था रथ सेना का नायक। सूतपुत्र कर्ण आपने सुना होगा, सूत का मतलब वहाँ रथ का जो सारथी थे उनके पुत्र थे वो।
ग्रामणी, गांव का मुखिया, वो हम पीछे भी देख करके आ रहे हैं। संग्रहीता, संग्रह करने वाला यानी कि कोषाध्यक्ष, जिसके पास कोष हो, निधि हो, संपत्ति हो। भागदुख, ये एक अगला नाम है, और ये होता था अर्थमंत्री, और ये सारी व्यवस्था देखता था कि किस प्रकार से कौन सी चीज़ें एडजस्ट करनी है। तो बजट का काम था भागदूत का, कि कितना भाग कहाँ पर लगना है। तो इस तरीके से आप लोग सेट भी कर सकते हैं। फिर है छत्ता। छत्ता का मतलब होता था दोबारिक। दोबारिक मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो द्वार यानी कि राजा के दरबार पर खड़े होते थे, यानी कि पहरेदार होते थे। तो पहरेदारों का भी एक विशेष दल होता था, जिसे आप लोग आज भी देखते हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता कह लो, लेकिन वो शब्द अलग होता है, मैं साथियों मिलाने के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक ऐसे लोगों का समूह जो द्वार पर सिक्योरिटी के पर्पज़ से होता था, वो होता था छत्ता। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ी सी गड़बड़ हो गई साथियों यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर पहले ये जो नाम है ये आपको बता देता हूँ। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये साइड में जो लिखे हुए हैं ये वही नाम है जो अभी हम पढ़ करके आ रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे अक्षाबाप। अक्षाबाप इसमें देखेंगे ये होता था आय व्यय का अधिकारी, कितनी इनकम हो रही है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ये अक्षाबाप होता था। या द्युत क्रीड़ा में राजा का साथियों, वो भी वहाँ पर लेन देन का विशेष पार्ट होता था। तो अब मैं आपको एक बार और नोटिस करा देता हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो अक्षाबाप हो गई, जो आय व्यय का अधिकारी हो गया, और दूसरा था साथियों जो अभी हम पीछे देख कर रहे हैं भागदूत। तो वो थोड़ा सा अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम मिल सकता है, लेकिन उसका काम होता था अर्थ मंत्री का, यानी कि वो काम करता था अर्थशास्त्री का। और इसके अलावा आप लोग देखते हैं संग्रहिता करता था इसको इकट्ठा करने का काम। तो इस तरीके से तीनों को आपको क्लासिफाई करना है। उसके बाद होता था पालागल कहते थे विदूषक को। विदूषक साथियों ये आप देखेंगे कि जो बंदीजन जिन्हें बोलते थे, यानी कि जिनका काम होता था जगह जगह पर नाच गाने का, या जो अपनी पुरानी कथाओं को राजाओं के सामने प्रस्तुत करते थे, वो लोग विदूषक कहलाते थे। तो आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते थे कि पुरानी गाथाओं को याद करके रखते थे और जगह जगह पर या विशेष तौर से राजा के समक्ष उसको सुनाते थे। गोबी कीर्तन, ये एक साथियों नया टर्म हो सकता है आपके लिए, गवाध्यक्ष। अब ये भी मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। तो आज मैं आपको 3 चीज़ें देने वाला हूँ यहाँ पर कि गवाध्यक्ष का काम क्या होता था, और पीछे के लिए 2 सवाल वो भी आपको हैंडल करने हैं। और तक्षा, तो तक्षा होता था बढ़ई, क्योंकि बढ़ई का काम भी विशेष तौर से औजार निर्माण का था, रथ निर्माण का या अन्य चीज़ों का। तो तक्षण एक शब्द सुना होगा आपने, संस्कृत में है। तक्षण का मतलब होता है बढ़ईगिरी से, तो उसका काम भी बेहद ज़रूरी था। और एक होता था रथकार का काम रथ बनाने का होता था। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से राजनीति से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें थी उनका धीरे धीरे डेवलपमेंट हो चुका था उत्तर वैदिक काल में आते आते। तो आप देखेंगे कि एक अच्छी खासी राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें राजा और उसके सहयोगी यानी कि मंत्री मिलकर के राजा का सिस्टम चलाते थे, और इसके सहयोगी होती थी संस्थाएं, जो पीछे पढ़ करके आए थे आप, जिसमें सभा, समिति और विदत 3 समितियां थी जो इनकी सहयोगी होती थी और कामकाज में राजा का सहयोग भी करती थी। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं साथियों जो लेफ्ट में लिखे हुए हैं, इनको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक कहा गया है। ये बात तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो चारों दिशाओं का राजा होता था, जिसने चारों दिशाओं को अपने कब्जे में कर रखा हो, वो कहलाता था एकराट। और अथर्ववेद में इसको सर्वोच्च शासक कहा गया है। और होने वाली बात है साथियों, वैसे तो चारों दिशाओं में अलग अलग नाम होते थे, लेकिन आप देखें कि अथर्ववेद में जो चारों दिशाओं का राजा होता था उसको सर्वोच्च बताया गया है। और इसी वेद में यानी कि अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता भी कहा गया है। वैसे तो आप अलग अलग चीज़ें अगर देखें तो सिस्टमेटिक सिस्टम बन सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई संबंध विशेष तौर से यहाँ हमारी चल रही बातों से नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये की पॉइंट के रूप में याद कर लेना है कि परीक्षित को मृत्युलोक का देवता भी कहा गया है। सभा, समिति और विदत का रोल बढ़ गया। देखो अभी हम लोग देख रहे थे, ये तो ऋग्वैदिक काल से ही चली आ रही संस्थाएं थी। अगर आपका ये सवाल आता है कि इनकी प्राचीनता कहाँ तक है, सभा, समिति और विदत की, तो आपको सीधे सीधे आंसर याद होना चाहिए कि ये ऋग्वैदिक काल से ही चली आ रही थी। हड़प्पा काल से इनका कोई संबंध नहीं था।
तो इस तरीके से अगर हम लोग एक डिटेल वाइज पढ़ते हैं तो हमें जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपका आईएएस या सीडीएस या इस प्रकार के अन्य जो एग्ज़ाम हैं सीएपीएफ इत्यादि के, तो उनको सॉल्व करने में बड़ी आसानी होती है। चलिएगा आगे लिखा हुआ है सर्वाधिक रत्नियों की संख्या शतपथ ब्राह्मण में दी गई है। तो जो रत्नी अभी हम पीछे पढ़ कर के आ रहे हैं, इन महत्वपूर्ण रत्नियों की संख्या ये 12 है। और मैं अभी बता भी चुका हूँ आपको, अगर ये कथन आता है कि क्या राजा भी इसमें शामिल होता था, तो जी हाँ, राजा भी इसमें शामिल होता था। तो इस तरीके से ये 12 रत्न मिल कर के, कम ज़्यादा मिल सकते हैं अलग अलग, ये कोई मतलब विवाद का विषय नहीं है और आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो आज मैं आपके साथ यही बात पेश करना चाहता था और इस तरीके से राजनीतिक संगठन को शायद आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि विस्तृत अवधारणा तो यहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी चीज़ें एग्जाम पर्पस से इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपके सामने कह दी। तो चलिएगा आप इसको कवर करिएगा, कल हम इसका सामाजिक जीवन और अन्य चीज़ों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद तुलना। तो आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद जय भारत।